नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ मनीष तिवारी एंड यू आर वाचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग ये उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो यूपी पेट के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है उसका चौथा नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऑप्शनलों को देखते चलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं स्मार्ट बोर्ड लेके आप लोग को सामने से पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है। तब अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। देखिए, प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। इसका दशराग्य युद्ध जो था इसका नेतृत्व जो है सुदास कर रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के टीम का विजय हुआ था, ठीक। अब आते हैं अथर्ववेद की, थोड़ा सा बात कर ले तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है, ठीक है। दूसरा चीज़, अथर्ववेद का जो जो वो है उपवेद है या उसको कह सकते ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको गोपथ कहा गया है। क्या नाम है उसका? गोपथ। तो पूछता है कि गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद की बात किया जाए तो यजुर्वेद में जो है बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवा वगैरह बताया गया है, ठीक है। यज्ञ करने की विधि का वर्णन किया गया है। तो यज्ञ की विधि का वर्णन, ठीक है, दवा दारू का वर्णन ये यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। और सामवेद की बात किया जाए तो ये गायन की जो भारतीय संगीत का पिता इसको मान सकते हैं, यानी गायन विद्या, ठीक है, ये सामवेद में है, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो है एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करते थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दूसरे का। मोहनजोदड़ो, एक और ध्यान रखना है कि एक चरक भी थे, वो एक सुश्रुत थे। चरक सुश्रुत ऐसे तो ये दोनों लोग भी क्या थे? चिकित्सक थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तीसरे का, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म, थोड़ा ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान में कौन से हैं? तो अफ़गानिस्तान में भी स्थल है, ठीक है। भारत के गुजरात में बहुत सारे हैं, लोथल, धौलावीरा ये सब गुजरात में है। पंजाब में है रोपड़ स्थल है पंजाब में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इस तो किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो ये जो है बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। यहीं पे बौद्ध धर्म जो है 2 हीनयान और महायान में विभक्त हो गया, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में याद रखना है, जरूर पूछता है, बहुत पूछता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय पटना में यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में एक ग्राम का भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो ये लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है सम्राट अशोक का, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में स्थित लुम्बिनी के स्तंभ लेख में ये बताया गया है कि अशोक यहाँ आए थे और आके एक गांव को भू राजस्व से मुक्त कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये गिरनार अभिलेख जो है ये कहाँ पे है? ये गुजरात के गिर क्षेत्र में है। और ये सांची का स्तंभ लेख जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और सारनाथ का स्तंभ अभिलेख बनारस में सारनाथ में स्थित है, ठीक है। आइए, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? जब फाहियान भारत की यात्रा किया था तो यहाँ के शासक कौन था? तो यहाँ के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है ये 712 ईस्वी में हुआ। 711 भी देगा तो भी सही है, 712 देगा तो भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी आए। अब बात किया जाए तो ये किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय, जिस समय सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। ये भी पूछता है, दाहिर वहाँ का राजा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन बी सही है, JB कृपलानी थे। ठीक है, अब आ जाते हैं इन लोगों को देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, 1936 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था, कराची पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, जो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और यहीं पे मूल अधिकारों के एक घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी की बात किया जाए तो ये 1924 में 1924 में बेलगांव में जो है बेलगांव के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया। कहाँ पे? बेलगांव। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया, यानी महात्मा गांधी द्वारा। तो ये समझ लीजिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था ये 1940 में शुरू हुआ, पहली बात। अब प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विनोबा भावे को चुना गया। अगर पूछ ले कि द्वितीय सत्याग्रही किसको चुना गया, तो द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बात किया जाए तो इनके संबंध में ये ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अगर पूछेगा प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। पटेल साहब के बारे में बता ही दिए। नेक्स्ट आते हैं, और एक चीज़ और सरोजनी नायडू के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये 1925 में 1925 में कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। ठीक है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की? तो जो दिल्ली है उसको तोमर वंश के जो है एक थे अनंगपाल तोमर, अनंगपाल राजा थे, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, अब आए थे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए, इसको सूची से मिलान करना है। कुछ नदियाँ दी गए हैं और उसके सहायक नदियाँ, तो आइए मिला लेते हैं। जो बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा। छिपरा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, बी का पहला हो जाएगा। बेनगंगा नदी, इसको साइड कर लेते हैं। बेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी, और तवा नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा। देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अब मान लीजिए, इसको समझ लीजिए कहाँ पे है। मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका का अलास्का बना दिए, ये नॉर्थ अमेरिका हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर नॉर्थ अमेरिका मैप बना दिए और यहाँ से साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहीं पे है सारगैसो सागर। ठीक, अब आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में है, 121 करोड़ है। तो इसमें नगरीकरण का स्तर माने कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? तो इसका ऑप्शन 31.16 हो जाएगा, यानी 31.16। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा को विभक्त करती है। ठीक है, अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड
क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को जो है डूरंड रेखा कहा जाता है, डूरंड रेखा। तो ध्यान देना, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान डूरंड, भारत चीन मैकमोहन। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो रूर कोयला क्षेत्र है जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब फ्रांस में क्या है? तो फ्रांस में लोरेन क्षेत्र है, लोरेन ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो देखिए, जो HDFC बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, यानी एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो इसलिए ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीव्रतर, धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कंपनी में से कौन सा महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इसमें महारत्न कंपनी पूछ रहा है, तो ये भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, ठीक है, ये महारत्न है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन, ऑयल इंडिया, ये सब नवरत्न हैं। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है तो भिलाई स्टील प्लांट, तो इसके लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, वीर भीरू राजू दुबे, वीर भीरू राजू दुबे। तो वीर कौन है? बी से ब्रिटेन, ये बी से हो जाएगा बोकारो, आर से रसिया, तो बोकारो वाला क्या हो जाएगा? रसिया यानी सोवियत संघ। सी का आप चौथा भी लगा सकते हैं। और वीर भीरू में भीरू यानी भिलाई वाला भी रूस के, तो ए का दूसरा लगा सकते हैं। राजू आर से राउरकेला, जे से जर्मनी, राजू बी का तीसरा लगा सकते हैं। और दुबे दुर्गापुर का ब्रिटेन, ठीक है, तो इसका ये पहला लगा सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, ये दोनों में है। अब आइए, सी का बोकारो का मैंने वीर रसिया, सी का चौथा देखिए, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो GST है, GST का पूरा नाम क्या है? GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आई सबसे पहले लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें और याद रखना है कि GST जो है, इसका जो अंतिम निर्णय लेने का किस रेट, कौन सा रेट लगेगा GST, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है GST परिषद को है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण रहेगा, तो ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अलगाव रहेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं, संविधान की उद्देशिका की जो बात किया जाए, संविधान की ये क्या है? प्रथम पृष्ठ है, यानी उसका जो है प्रस्तावना है, ठीक है। तो ये संविधान की उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आत्मा भी कहा गया, संविधान की कुंजी भी कहा गया है, ठीक है, संविधान की कुंजी भी कहा गया है। अगर ये पूछे कि अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा, तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने कहा है, लेकिन पूरे लोग जो है मिलके संविधान की उद्देशिका को आत्मा कहा है और कुंजी कहा है, ठीक है। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं, 3 सूची दिया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य ये ऑप्शन ए नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना यह भी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, देखिए पुंछी आयोग 2007 में बना था, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है ये भी है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से। राजमन्नार आयोग ये भी है, ठीक है। ये दांते वाला आयोग जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 23 का, ऑप्शन बी दांते वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो पूरे संविधान में जो जिला शब्द का प्रयोग जो है आर्टिकल 233 में 233 में किया गया है। ये जो 233 है ये जिला न्यायालय की बात करता है, ठीक है, इसी में किया गया है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 से लेकर, सॉरी इसको लिखने दीजिए अच्छे से, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 231 तक, कहाँ तक है? ये उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है और यहाँ से जो है यहाँ चली गई, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान देना है कि विस्थापन जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस जो है यानी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो किस्कोग्राफ क्या है पहले ये समझें। तो किस्कोग्राफ क्या है? किस्कोग्राफ से पेड़ों की जो होते हैं, पौधों की लंबाई में हुई वृद्धि, यानी पौधों में कितना उसके लंबाई में वृद्धि हुई है, कितना विकास हुआ है, उसको नापते हैं। इसका खोज जेसी बोस ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीसी महालनोबिस की बात किया जाए तो महालनोबिस जो है हमारे भारत के बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, यानी कि सांख्यिकीविद थे, ठीक है। और हमारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो इन्हीं के विचार पे आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मतलब वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों ही उपस्थित होती हैं? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पी ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही उपस्थित रहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? तो एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारे शरीर का, वही जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अब आइए ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सा संधि है? तो ग्रीष्म ऋतु शब्द में जो है जो संधि है वह है गुण संधि, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है निम्न में से दाता शब्द का सही विलोम शब्द है? तो दाता का विलोम होता है सुम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुम का मतलब क्या होता है? जो कंजूस होते हैं, जैसे एक कहावत कही जाती है कि सुम का धन शैतान खाए। जो कंजूस होते हैं उनको सुम कहा जाता है। तो दाता का विलोम कंजूस होगा ना, सुम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची है? तो निराश्रित शब्द जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनाथ का पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए, जो दूर की बात सोच ना सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? जो दूर की बात ना सोच सके उसके लिए अदूरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मतलब पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग शब्द देखेंगे, घटना घटित होती है। आप ये जो है स्त्रीलिंग है। दया की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। और भूख लगती है, ये भी स्त्रीलिंग है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे 36 से 40 के बीच में जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ पे आधारित है, हिंदी का गंधांश पे आधारित है, ठीक है। तो आइए देखते पढ़ते हैं, तेजी से पढ़िए। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम सब मिल सकता है,
बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दामोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया है जानने के लिए कि वह दामोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश यानी उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद आया। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ धरे न बैठे रहो, कुछ तो करो। जरा देखिए, अच्छी खास संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। इसको इधर कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बेचैनी से भरे हैं, ठीक है। काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने मन, अपने चित्त को संतृप्त करता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 36 से 40। मैं धृष्टता से उन्हें बताया। इसमें धृष्टता का मतलब क्या है? रेखांकित शब्द को का अर्थ बताना है। तो धृष्टता का मतलब जो है इसमें निर्लज्जता हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से बहुवचन चुनिए। तो बहुवचन जो है मन, स्त्री और शहर एक वचन है। अब बच्चे बहुवचन है, ठीक है। जहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं, यह कथन किस काल का बोधक है? काम किए जाते हैं, यह सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सी शब्द नहीं है? आत्मा होती है, बात की जाती है, मेहनत की जाती है, व्यवसाय होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आते हैं ग्रामीण स्त्री का पति। रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें ग्रामीण स्त्री का विलोम होगा पुरुष, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 41 से 45 तक का उत्तर हमें देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। समुचित स्वार्थी हो वह अहम, 1 मिनट। समुचित स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं, ठीक। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते हैं, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते हैं। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म आदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित हैं, तो वे हरासमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते हैं। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। इस तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर परहेज नहीं करना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए कि वो कार्य आपको मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्गुण बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचला भावनाओं तुर्क मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं हैं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हरास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें, ठीक है। अब आइए ये देखते हैं। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके अब पूरा आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए और फिर आइए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंचा आदर्श रेखांकित शब्द है, तो ऊंचा कौन सा शब्द है? तो ऊंचा जो है तद्भव शब्द है। ऊंचा, उच्च ये तत्सम शब्द है, लेकिन ऊंचा तद्भव शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू आज भी प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन वो काली के समय के अनुसार यानी समय के अनुसार उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया, उसको तद्भव कहते हैं। और जो हमारे ही देश में उत्पन्न शब्द है, जैसे लोटा हो गया, पुअरा हो गया, पुआल हो गया, वो सब देशज शब्द हैं। अब विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से आए, जैसे अंग्रेजी से, फारसी से, उर्दू से, अरबी से, ये सब आए हैं, ठीक है। ये हो गया विदेशी शब्द। निम्नलिखित में से तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41 का। निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। रिपु मतलब शत्रु होता है, अरि मतलब भी शत्रु होता है, अरसानी अराती, और अराती मतलब भी शत्रु होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका शत्रु का पर्यायवाची अरसाने नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्लेषण का विलोमार्थक शब्द है। तो विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज को तोड़ तोड़ कर समझना, उसको विश्लेषित करना। और संश्लेषण इसका विलोम हो जाएगा। संश्लेषण मतलब होता है छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ देना आपस में, और जोड़कर एक एक रूप में उसको समझना, तो संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्म में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो कर्म में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कार्मिक बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? अनचाहे, यानी ये अन जो है क्या है? एक अवयव है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होते हैं? जिसमें द्वंद्व होता है, जैसे आपस में विलोम होते हैं, जैसे ऊंचा नीचा, उच्च नीच, ये द्वंद्व हो गया। माता पिता, ऊपर नीचे, द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास में क्या होते हैं? नंबर दिया रहता है, जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न, जैसे चौराहा, तो ये त्रि देख रहे हैं ना, नंबर दिया है। अव्ययी समास में आगे अव्यय दिया रहता है। और कर्मधारय में, कर्मधारय समास क्या होते हैं? कर्मधारय समास में पहले वाला शब्द दूसरे वाले शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण विशेष संबंध होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये आ गए हम, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है। तो इसका क्या है? वाइल्ड पीकॉक लिव्स टुगेदर इन ए लार्ज फ्लॉक्स in forest of Central Africa. They scratch about in the ground during the day of for seeds to eat at nightfall. They fly up to the tree where they perch and sleep. Every peacock has several wives known as pitches. The female birds build their nest on the ground and lay 4 to 6 whitish, sometimes spotted eggs. During the mating season, the male utters a harsh raucous cry. आइए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पर्च इन द पैसेज मीन्स, पर्च मतलब क्या है? पैसेज में जो पर्च शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पर्च मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। मतलब ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए, पैसेज में देखिए, यहाँ पे देखिए, कहाँ गया? अबाउट द ड्यूरिंग द डे फॉर द फिर नाइटफॉल दे फ्लाई ऑफ ट्री वेयर दे पर्च, वेयर दे फ्लाई ऑफ ट्री, यानी वो पेड़ पे उड़ के पहुंचा। दे पर्च एंड स्लीप, वो क्या किया? आराम किया और सो गया, यानी रेस्ट लिया और सो गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 46 का ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पीकॉक इग्स आर। पीकॉक का इग्स कैसा था? तो पीकॉक का इग्स जो है प्योर वाइट भी था, स्पॉटेड भी था, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हार्श रिक्यूज क्राई इन द पैसेज मीन्स, हार्श रिक्यूज क्राई, ये जो शब्द दिया है उसका उसका पैसेज में क्या प्रयोग हुआ है? इसका पैसेज में प्रयोग हुआ है सेल डूर वाज शट, सेल डूर वाज शट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको इंग्लिश का जो ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। नेवर पार्क योर व्हीकल डैश नो पार्किंग, यानी इन होगा कि अगेंस्ट होगा कि बिफोर होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एट। नेवर पार्क योर व्हीकल एट नो पार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्शन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ प्रॉपर यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यानी ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन यूज करना है। सी लुक्स देन श्रीव्ड, सी लुक्स मोर वाइजर देन श्रीव्ड, जहाँ पे देन लग गया समझ लीजिए ये मोर वाइजर, ये मोर शब्द आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे ईएस्ट लग गया समझ लीजिए वहाँ पे मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल में, ऑप्शन सी सही है, 51 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है, संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है?
54 का संयुक्त पाणिग्राही जो है ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। तो मधुबनी जो है बिहार का एक जगह है, एक जिला है, और ये उस एरिया को मिथिला एरिया कहते हैं। यहाँ पे मैथिली भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला है एस विजया लक्ष्मी। ये शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी थी। कब बनी थी। सन 2000 में बनी थी, 2000 में, ध्यान देना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है यह अवस्थित है नागपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो है थी मीरा कुमार थी। ठीक है, अभी फिर से एक महिला स्पीकर अभी फिर से जो बनी थी अभी महिला स्पीकर बनी थी। ठीक है, सुमित्रा महाजन बनी थी। नेक्स्ट आते हैं हार्नबिल महोत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। जो कूना जो है यह है क्रोएशिया की मुद्रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा है युवराज सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो आइए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं रीजनिंग और मैथ के लिए आप लोग को कम से कम 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा, 2 घंटे का मैराथन। ठीक है, और उसमें सारा जो टॉपिक से जितना कवर, हर टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, ताकि आप लोग को शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 10 लोग कमेंट करके बताएं तो मैं उसको बना दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, तो आइए इधर देख लेते हैं। सब रीजनिंग मैथ वाला क्वेश्चन है। इधर देखिए, हाँ, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। पहला, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। तो फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटोक ने जीता है। ईगा स्वीटेक। अब पुरुष सिंगल नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना है, नोवाक। 1 मिनट, तो इसका जो है सही हो जाएगा। इसका जो है फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का जीती है ईगा स्वीटोक। अब पुरुष मेन सिंगल जीती है, यानी पुरुष वाला जो जीता है वो है राफेल नडाल जीते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई कौन सा संदर्भित करता है। तो लाइफ जो है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए हैं। इसमें ई इन्वायरमेंट को करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान केंद्र नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो ये है नई दिल्ली में, अमित शाह जी ने किया था। चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया। तो ये मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने शुरू किया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रतिवर्ष ब्रेन ट्यूमर दिवस आयोजन किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो ब्रेन ट्यूमर दिवस है ये 8 जून को आयोजित किया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला है। भारत में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NDB गुजरात में खोला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर। तो 44वें जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था उसका शुभंकर था थम्बी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसकी शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक किसे नियुक्त किया गया। वो भारतीय हैं। कौन से भारतीय हैं। तो ये कृष्णा श्रीनिवासन, ये IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र के डायरेक्टर
नियुक्त हुए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सागरमाला पहले ही शब्द जुड़ा है, तो ये है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये खत्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। और मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।